everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome to our today's lecture। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज बायोमोलिक्यूल्स। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। एक्चुअल में तो ये जो पूरा पोर्शन है एक तरीके से वो बायो का ही है, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, अबाउट प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो पोर्शन पूरा बायो का है, तो जो भी बायो स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी बायो में ये सब पढ़ ही चुके हैं, है ना। और जो भी मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, जितने हमारे मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, तो इनके बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल्स हैं क्या? तो हमने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो कि ऐसी चीजों में मौजूद हैं जो कि लिविंग है ना। तो जो भी लिविंग सेल्स में मौजूद हैं एंड ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन्स हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खा रहे हैं उसी से हमको एनर्जी मिल रही है। तो ये जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। चाहे आप हार्मोन्स की बात कर लो, विटामिन की कर लो, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। तो ये है हमारे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो नाम में क्या आ रहा है? कार्बो। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रेट, हाइड्रेट पानी के लिए आता है ना, हाइड्रेटेड नहीं हो यानी इनफ पानी नहीं पी रहे हो। तो बेसिकली पहले से डेफिनेशन क्या मानी जाती थी कार्बोहाइड्रेट की, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे ऐसे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, हाइड्रेट हैं कार्बन के, क्योंकि जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का इनका आता है CxH2O, यानी कि जैसे अगर मैं ग्लूकोज देखूं C6H12O6, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? C6 और यहाँ पे H2O, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो पहले से इसकी डेफिनेशन यही थी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट इस डेफिनेशन को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने भी हमारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। जैसे कि एग्जांपल एसिटिक एसिड का ले लो, CH3COOH, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? C2H2O का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये भी तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, तो क्या एसिटिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा? नहीं। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि जितने भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वो सभी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये वाली डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। सो द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम खाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज तो बस एक एग्जांपल है, अभी तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे, तो ये सबसे हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये तो इन जनरल हमारी रिएक्शन है, आपको पता है। यहाँ पे 6CO2 आता है, 6H2O यहाँ पे क्या बन जाता है? C6H12O6, जो कि क्या है? हमारा ग्लूकोज। कौन प्रिपेयर कर रहा है? प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और 6O2 निकल जाता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। देन केमिकल फॉर्मूला तो यही सजेस्ट कर रहा था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बट बाद में ये पता चला कि जो हमारे सारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो, है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही हो, ठीक है। यानी कि दोनों चीजें पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रेट ऑफ कार्बन है तो वो कार्बोहाइड्रेट ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई कार्बोहाइड्रेट है और वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन ना हो, ठीक है। समझ में आया? ओके तो एक्चुअल डेफिनेशन फिर इनकी क्या है? तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, प्लस दीज कैन बी एल्डिहाइड्स ऑल्सो, या फिर कीटोन्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एल्डिहाइड या कीटोन ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इन कंपाउंड्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करो तब जाके आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तब जाके आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे, ठीक है। देखेंगे हम सारी रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पर भी हैं,
ठीक है, तो आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, बेसिकली एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम ना सैकराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, सैकेरम जो वर्ड आता है वो आता है मेनली शुगर के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हो वो शुगरी ही हो, मीठे ही हो, बट इन जनरल इनको हम शुगर्स कह देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, इन जनरल हम इनको शुगर्स कह देते हैं। इसीलिए जब हम मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्लासिफिकेशन आ जाता है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो ये हमारे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। इनका जब आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो आपको फर्दर और कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यही सिंपलेस्ट है। इनका और हाइड्रोलिसिस करके कोई छोटा आपको कंपाउंड नहीं मिलेगा। सिंपलेस्ट टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड में, जहां पे हमारे पास जो कंपाउंड है, इनका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे। किनके, सिंपलेस्ट कार्बन के, कार्बन नहीं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि मोनोसैकेराइड्स के। इनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब हमारे 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं आपस में तो ये बना रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में है वो डाइसैकेराइड्स ही है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है आपस में मिली हुई होंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड में। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, तो यानी कि 10 से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो यानी कि जब मैं पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मुझे बहुत सारे 10 से ऊपर मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, इनका है सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो अभी मैंने कहा वैसे तो इन जनरल इनको क्या कहते हैं हम, सैकराइड्स कह रहे हैं, यानी कि शुगरी होने चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मीठे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है हमारे पास, फ्रुक्टोज है। जनरली जितने भी आपके ये मोनोसैकेराइड्स हैं और जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये जनरली मीठे ही होते हैं। पर जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो वो मोस्टली नॉन शुगरी होते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च मीठा नहीं होता है, राइस वगैरह में स्टार्च ही मौजूद होता है, तो राइस क्या मीठी होती है, नहीं, है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, नॉन शुगर्स ये कहलाते हैं, क्योंकि शुगरी टेस्ट इनका, स्वीट टेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर हमारे पास ये जो भी सैकराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, यानी कि टॉलरेंस और फेहलिंग टेस्ट ये दें अगर, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। जो नहीं दे, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगे। जो कि टॉलरेंस और फेहलिंग रिएजेंट को रिड्यूस ना करें, यानी कि ये वाला टेस्ट ना दे, यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट ना मिले, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी हमें ना मिले, तो विच मीन्स वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले तो ये स्वीट है, हमने ऑलरेडी देख लिया। जनरली जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो स्वीट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे OH ग्रुप्स है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो पानी में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब ये जो मोनोसैकेराइड्स है ना, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। एल्डोसिस एल्डिहाइड के लिए टर्म आ रहा है, यानी कि जहां पे भी एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा वो एल्डोसिस कहलाएंगे, जहां भी कीटोन ग्रुप मौजूद होगा वो कीटोसिस कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोहेक्सोस है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अभी हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मौजूद होता है, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या मौजूद होगा, हमारा कीटोन, जो कि होता है फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज को पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है पोलराइज्ड लाइट का, उसको ये कहाँ रोटेट करता है, राइट हैंड साइड को। ठीक है, इसीलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसको हम डेक्सट्रोस कह देते हैं। इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज का भी सेम है, पर डिफरेंस क्या है, हमने कहा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और फ्रुक्टोज में आता है हमारा कीटोन वाला ग्रुप। तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है,
इसको हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो हनी से, राइप ग्रेप्स में मौजूद होता है, बहुत सारे स्वीट फ्रूट्स में ग्लूकोज मौजूद होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है, उसको ये रिड्यूस कर देगा एंड वो वाले टेस्ट ये देगा, ठीक है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सुक्रोज से करते हैं। तो जब हम सुक्रोज का ना एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, या फिर आपको पता है ये सेम रिएक्शंस हमारे एंजाइम के साथ भी हो सकती हैं। ये ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल में भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है फर्मेंटेशन जहां पे मैं पढ़ा रही थी, तो वहां पे एंजाइम के बेसिस पे मैंने पढ़ाया था। अभी हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो जब आपने सुक्रोज का क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो आपको इक्वी वॉल्यूम सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जितना आपको ग्लूकोज मिला है उतना ही आपको क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज भी, ठीक है। भले ही हमने ये अलग अलग लिखा है, कई अगर ऐसे लिखना चाहे तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसका मतलब तो है ये सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला सेम है इनका, पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग है, आइसोमर्स हैं ये, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हमने इससे प्रिपेयर कर लिया। दूसरा है स्टार्च से भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, याद है कि नहीं, पूरा फर्मेंटेशन में हमने देखा है। हम स्टार्च से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। सुक्रोज क्या है हमारा, दिस इज अ डाइसेकेराइड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो दिस इज अ पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीमर होगा, यानी कि बहुत सारे n नंबर ऑफ मोनो यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे यूनिट से मिलके ये बना होगा, ठीक है। तो इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगेन करा दिया, तो हमको यहाँ पे इस केस में सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। इस केस में तो हमें क्या मिल रहा था, इस केस में हमें ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ हमें ग्लूकोज मिलता है जब हम स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो जो भी रिएक्शंस हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस में है, तो उसके लिए तो हम जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली ऐसे लिख देते हैं, देखो CHOH4 एंड यहाँ पे आ गया CH2OH। स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ही लिखोगे जब हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और बाकी यहाँ पे OH ग्रुप्स हैं, कितने हैं देखो, 1 और 4, यहाँ पे टोटल 5। तो यानी कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप्स हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर से हम समझ रहे हैं। अब ये जो भी रिएक्शंस देगा वो अपने एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से भी दे सकता है, वो इन OH ग्रुप्स की वजह से भी दे सकता है, ठीक है। तो इन जनरल तो हमने इसको C6H12O6 ही लिखा, पर इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, ठीक है। इसको भी और डिटेल में बनाओगे ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये तो CHO ऊपर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, यहाँ से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है इसमें जो OH है वो हमने कहाँ को लिखा हुआ है, वो हमने इस साइड को लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड को लिखा हुआ है। अब इसमें भी हमारे अल्फा बीटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी डिटेल में, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया, इसको कंडेंस कर दिया छोटे से फॉर्म में रिएक्शंस के लिए। अगर इसको आप खोल दोगे, ठीक है, तो इस फॉर्म में ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। सिर्फ थर्ड वाले कार्बन पे याद रखना, यहाँ पे से OH इस साइड आएगा, बाकी सब में इस साइड पे है OH, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर अभी देखेंगे डिटेल में, हम सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ ही देखेंगे, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, सो एंड सो। पहले रिएक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा इनके पास OH ग्रुप भी है, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो दोनों की वजह से ही ये क्या कर सकता है, ये रिएक्शन दिखा सकता है ना। तो सबसे पहले OH ग्रुप की वजह से एसिटिलेशन ये दिखाता है, आप सिंपली एसाइलेशन भी इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे से निकल जाएगा, ये रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं अल्कोहल फिनॉल वाले में। सो दिस ग्रुप विल गेट अटैच्ड ओवर हियर, ठीक है, और यहाँ पे से ये CH3COOH निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा। आपने 5 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 OH ग्रुप हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाले ग्रुप्स आके अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। 5 हमने कहा एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे एक अल्कोहल के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ना पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड ये जो है ये इधर पे अटैच हो जाएगा, दिस विल गेट रिमूव, ठीक है। तो H2 इसीलिए निकल गया और ये इधर पे आ गया। तो एक एसीटल बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एसीटल क्या है, कीटल्स क्या है, ये सब मैंने अल्कोहल फिनॉल में आपको पढ़ा दिया है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है एसीटल और इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शंस ड्यू टू CHO ग्रुप। तो सबसे पहला है रिडक्शन।
देखो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, हमने कहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है, हमने कहा अल्कोहल, तो बस मिल गया। देखो यहाँ पे अल्कोहल हमें मिल गया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सॉर्बिटॉल, तो कैसे करेंगे, तो बस इसका रिडक्शन कर दो, कोई सा भी यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका ना प्रॉपर क्या कर दो, प्रॉपर इसका आप रिडक्शन करा दो विद HI के साथ, अगर आप इसका रिडक्शन कर दोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, टेम्परेचर कंडीशन आपको पता है 420 केल्विन होती है, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। किसमें रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे 6 कार्बन थे ना, तो ये हेक्सेन में, एन हेक्सेन में क्या हो जाता है, रिड्यूस। एन हेक्सेन का मतलब आपको पता है ना, स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन है ये, तो इसमें ये रिड्यूस हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको आप सॉर्बिटॉल में क्या कर दो, रिड्यूस, कई बार आता है इसको आप रिड्यूस कर दो एन हेक्सेन में, तो इस केस में आपको HI के साथ रिडक्शन करना पड़ेगा, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आपको यही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो सिर्फ रिड्यूस होगा, बट अगर आप इसका रिडक्शन कर दो विद HI तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे आपको हेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे अगेन एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बिल्कुल, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो सिर्फ एक यही वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। बट अगर आप प्रॉपर ऑक्सीडेशन कर दो तो आपको पता है ना, यहाँ भी तो एक अल्कोहल ग्रुप हमारा फ्री है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। आपको पता है जब अल्कोहल का भी प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये भी तो एसिड में डायरेक्टली चेंज हो जाता है ना, तो यानी कि देखो ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी, तो इसका नाम होता है सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करना है तो ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करो, अगर आपको सैकेरिक एसिड में करना है तो आप कर दो विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दोनों ही ग्रुप्स को, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ये क्या कर देता है, ये कर देता है ऑक्सीडाइज इनटू अल्कोहल, सॉरी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए फिर है रिएक्शन विद HCN, तो अगेन आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो साइनोहाइड्रन बनेगा, है ना, तो आपको पता है यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, देखो इसके साथ अटैच हो गया, ये आ गया OH के साथ और CN यहाँ पे अटैच हो गया, है ना। ये सब हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पढ़ रखा है ऑफ दी एल्डिहाइड्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रन इसको कह देंगे। फिर है रिएक्शन विद NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, है ना, तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ऑक्सिम्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, ये निकल जाता है यहाँ पे से और ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऑक्सिम कहलाता है। ये ग्लूकोज था तो ये ग्लूकोज ऑक्सिम कहलाएगा। ये बेसिक रिएक्शन है जो हम लोगों ने एल्डिहाइड में ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। फिर है रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, तो हमने क्या कहा था कि ये जो ग्लूकोज होता है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। किसमें कर देता है, सिल्वर में। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और ये इसका फॉर्मूला है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कर देता है इसको रिड्यूस, किसमें रिड्यूस कर देता है, सिल्वर में, और खुद क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमें सैकेरिक एसिड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड ही यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसने सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया, तो यानी कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी आप कर दो तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ये CU2O में रिड्यूस हो जाता है। रेड कलर का PPT आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर से भी यही चीज प्रूफ हो रही है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है दैट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ पे ओसाजोन बन जाते हैं लास्ट में, ठीक है। ये जो बना है दिस इज ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन इसको कह देते हैं। तो क्या रिएक्शन है, देखो सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला याद है, C6H5NHNH2। तो यहाँ पे H2 निकल जाता है हमारे ऑक्सीजन के साथ, है ना, और कौन सा ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, हमने बना दिया। तो H2O मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे रिमूव हो गया। फर्दर फिर से इसकी रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। इस केस में एनिलीन मॉलिक्यूल निकलता है और इसके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल भी निकलता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही बचेगा, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करी तो एनिलीन निकल गया, मैंने कहा। तो एक तरीके से देखो तो ये एनिलीन निकल गया और यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन भी बाहर आ गए तो अमोनिया निकल गया, तो क्या बचा उसके पास, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया कीटोन ग्रुप,
इस तरीके से। इसकी फिर से रिएक्शन करा दो, तो इसकी फिर से रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे अगेन ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये फिर से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो फाइनल मॉलिक्यूल हमारे पास बना है इसी को हम ओसाजोन कहते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोसाजोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, अच्छा रिएक्शन नहीं है, अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने कहा था स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो ग्लूकोज का भी देखना है, फ्रुक्टोज का भी देखना है, ठीक है, सुक्रोज का भी देखेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है सबका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जब स्टार्ट हुई थी, है ना, तो स्टार्ट ही हुआ कि भाई आखिरकार कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का क्या है, तो सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले फिशर ने दिया। तो इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमें दिया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा ये हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड होगा और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड होगा। अब ये जो डी और एल है ना, ये हमें डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी है ये नहीं बताते हैं, ये चीज यहीं पे नोट कर लेना। ये सिर्फ हमें बता रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कि एल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमको कहीं भी डेक्स्ट्रो या फिर लीवो रोटेटरी नेचर नहीं बता रहा है, वो हमें प्लस माइनस साइन बताते हैं। अगर प्लस साइन आपने कहीं लिखा है उसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, माइनस साइन कहीं लिखा है उसका मतलब होता है कि ये लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, ये चीज जरा आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हमने दो एनांशियोमर्स लिए हैं, आपको पता है एनांशियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे हमारे क्या कहते हैं आइसोमर्स होते हैं जो कि मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, और ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सुपर इम्पोजेबल हैं तो आइसोमर तो है ही नहीं, वो आइसोमर तो तभी होंगे जब कुछ तो चीज डिफरेंट होगी, है ना। तो इनकी जो एनांशियोमर्स होते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी। सो ये हमारा देखो क्या है, दिस इज डी कॉन्फ़िगरेशन और ये है हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो जब हमारा जो OH है वो राइट साइड को आ रहा है, ठीक है, जब OH राइट साइड को है तो याद रखो डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, तो ये कहाँ आएगा, OH राइट साइड को। जब हमारा जो OH है वो लेफ्ट को हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, और ये एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्चुअल में ग्लूकोज के केस में तो डी कॉन्फ़िगरेशन हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है और एल कॉन्फ़िगरेशन हमारा लीवो रोटेटरी ही होता है। तो आप रिलेट करके भी लर्न कर सकते हो कि यहाँ पे हमने कहा राइट साइड आएगा OH और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड यही डी वाला कॉन्फ़िगरेशन भी है, और यहाँ पे लेफ्ट में OH आया, ये लीवो रोटेटरी है और ये एल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक बेस दिया हमें, ठीक है, फिशर ने हमें एक बेस दिया कि जो ग्लिसरल्डिहाइड के एनांशियोमर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसके बेसिस पे फिर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये इसका डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका एल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अभी डी वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारा अल्फा स्ट्रक्चर भी आ जाता है, बीटा स्ट्रक्चर भी आ जाता है। ठीक है, तो थोड़े से है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी मुझे पता है मैथ्स वालों को, पर अच्छे से सुनो और प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा डी। तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपके OH हैं कहाँ आएंगे, मैक्सिमम जो OH हैं वो कहाँ आएंगे, वो हमने कहा वो आएंगे आपके राइट को। तो देखो मैक्सिमम OH कहाँ आए हैं, हमारे राइट को ही आए हैं। ठीक है, और एल वाले में हमने कहा कहाँ आएंगे, हमारे लेफ्ट में। तो देखो मैक्सिमम यहीं को आए हैं। ठीक है, ज्यादा नेचर में कौन मौजूद होता है, डी प्लस ग्लूकोज ही हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम अल्फा वाला ही होता है। अभी हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों में फिर क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ग्लूकोज का, डी प्लस और एल माइनस ग्लूकोज इन दोनों का। अब ये तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो कि हमने जो फिशर का ग्लिसरल्डिहाइड वाले एनांशियोमर्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर देखा। दिस इज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। बट जब हम ग्लूकोज के कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज को मान लो मैंने NaHSO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, या फिर शिफ्ट्स टेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया इसका। ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये जो ग्लूकोज है ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, ये कहीं ना कहीं फ्री नहीं है। एक्चुअल में जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है ये फ्री नहीं होता है, विच मीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ना, एक्चुअल में रिएक्शंस में तो हम यूज कर लेते हैं, पर एक्चुअल में इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका होता है क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर। अब वो क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये
लिमिटेशन थी इस वाले स्ट्रक्चर की, ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कि भाई ये जो हमारा एल्डिहाइड है अगर ये खुला होता इस तरीके से, ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता, तो ये शिफ्ट टेस्ट देता, ये NHSO3 के साथ रिएक्ट करता, पर ये नहीं कर रहा है, विच मींस एल्डिहाइड फ्री नहीं है, कुछ तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर ये बना रहा है। अब वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर क्या है वो हमको अभी देखना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑफ D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद अभी हम आगे देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं फर्दर पायरेनोस रिंग स्ट्रक्चर। ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक भी हम अभी नहीं स्टडी करते हैं, वी मोस्टली सी द रिंग स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है, जो पायरेनोस रिंग के फॉर्म में है। अब ये पायरेनोस रिंग क्या है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इधर फिलहाल तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये किसने दिया था हमें? टार्नेट ने दिया था। सो टार्नेट एस्टैब्लिश द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। इन्होंने कहा कि एक तो अल्फा ग्लूकोज है और दूसरा है हमारा बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और हमने क्या कहा था, जो L माइनस ग्लूकोज है वो तो नहीं ही एग्जिस्ट करता है नेचर में ज्यादा, हम D प्लस ग्लूकोज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और D प्लस में भी हमने कह दिया अब एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा बीटा दोनों कैसे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड फ्री तो नहीं है, फ्री तो ये नहीं है ना। तो विच मीन्स क्यों ये फ्री नहीं होता है, ये जो हमारे पास H है ना, ये इसके साथ बॉन्ड होता है। किसके साथ बॉन्ड होगा? देखो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे H, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया OH एंड यहाँ पे H, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साथ गया तो यहाँ पे हमें OH मिल गया, ये एरो थोड़ा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, बिकॉज दिस इज गेटिंग अटैच्ड। तो यहाँ पे एक तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अल्फा वाला क्या होगा, जिसमें OH अगेन, ये वाला जो OH, ये वाला हाइड्रोजन आया यहाँ तो OH बना, तो ये वाला OH कहाँ को है? राइट को है, तो ये अल्फा होगा। अगर हमारे पास ये वाला OH इस साइड को हो, देखो लेफ्ट साइड को, तो ये हमारा बीटा होगा। नेचर में भी इन जनरल ज्यादा अल्फा D प्लस वाला ही मौजूद होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है। अब ये स्ट्रक्चर्स आपको दे दिए जा सकते हैं, MCQ में आ सकता है कि बता दो ये किसका स्ट्रक्चर है, मान लो एक नाम लिख दिया कि बताओ इसका क्या स्ट्रक्चर है, 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको देखो लर्न कैसे कराया, आई नो कि ये डिफिकल्ट है बट मैंने लर्न कैसे कराया। हमने क्या कहा, D प्लस वाले की जब हम बात कर रहे हैं OH इस साइड आने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा इधर पे तो OH मैक्सिमम कहाँ है? राइट को ही है, D प्लस में। जब हम L माइनस की बात कर रहे हैं तो हमने कहा L माइनस, तो लेफ्ट को होंगे मैक्सिमम OH, ठीक है। बट इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बट स्ट्रक्चर तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि MCQ में ये आ सकता है। फिर यहाँ पे हमने कहा अल्फा और बीटा भी है, तो अल्फा कौन होगा? अगेन जिसमें राइट में होगा OH, जिसमें ये वाला OH लेफ्ट में आ गया वो क्या हो जाएगा? हमारा बीटा वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे आपको लर्न करना है। आई नो डिफिकल्ट है, और लास्ट मोमेंट पे जो बिल्कुल पढ़ रहा है उसको तो होगा ओ गॉड ये क्या आ गए हैं इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बट कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ो, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है विच इज म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है? तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि ग्लूकोज के अल्फा बीटा 2 फॉर्म है, इनका जो रोटेशन एंगल होता है ना, दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। डेक्स्ट्रो के लिए मैंने कहा कैसा साइन आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। तो इनका जो रोटेशन एंगल होता है, अल्फा का होता है 112 डिग्री और बीटा का होता है 19 डिग्री। एक्चुअल में क्या है, देखो दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ज्यादा किसका है? इसका है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव में एंगल है, ठीक है, ज्यादा ये रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को। अब होता क्या है, अगर हम दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म को, अल्फा और बीटा दोनों को ही क्या कर दे? पानी में घोल दे, तो इनका रोटेशन चेंज होता है। इसका रोटेशन बेसिकली घटेगा, है ना, और इसका रोटेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो कुछ टाइम के बाद जो रोटेशन होता है दोनों के लिए ही सेम हो जाता है, इसका घट रहा है इसका बढ़ रहा है, एक तरीके से सोचो तो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं ये, है ना। तो इन दोनों का ही जो रोटेशन एंगल है ऑलमोस्ट 53 डिग्री हो जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है, 52.7 है, वैसे हम अप्रोक्सीमेशन में 53 कह देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती है क्या? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने यही तो कहा, इसकी वैल्यू घट रही इसकी बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम में दोनों ही एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज भी और बीटा D प्लस ग्लूकोज भी। और यही कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? म्यूटा रोटेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि म्यूटा रोटेशन हो रहा है, म्यूचुअली इसका घट रहा है और इसका बढ़ रहा है, म्यूचुअली ये किस में आ रहे हैं? इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, और दोनों का ही जो रोटेशन एंगल है दैट इज चेंजिंग, और एक सर्टेन फिक्स वैल्यू हम लोगों को मिल रही है जो कि 53 डिग्री है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए
उसके बाद हमने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर साइक्लिक भी हम एक्चुअल में नहीं देखते हैं, हम प्रॉपर इसका रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो रिंग स्ट्रक्चर क्या है और किसने दिया, तो हावर्थ ने दिया था। हावर्थ ने हमको दिया प्रॉपर हमारा रिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम पायरेनोस रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी मच, क्या कहते हैं हम, इंस्पायर्ड, हाँ, दिस इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस पायरिन रिंग। अब ये पायरिन क्या होता है, सो इसका फॉर्मूला है C5H6O। तो यहाँ पे ना देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में ऑल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये एलिफेटिक ही, ठीक है, एक्सक्यूज मी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। बहुत सारे बच्चे बेंजीन है ये सोच लेते हैं, पर नहीं, बेंजीन में तो ऑल्टरनेट ऑर्डर पे होता है ना, यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए था डबल बॉन्ड, पर ऑल्टरनेट ऑर्डर पे नहीं है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पायरिन रिंग जैसा ही स्ट्रक्चर अब हम ग्लूकोज का भी देखेंगे। कैसे देखेंगे वो हम इधर पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अल्फा डी ग्लूकोज का है, ये हमारे बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे लर्न करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अल्फा डी है कौन सा बीटा डी है ना। तो मैं आपको जरा बताती हूँ कि कैसे आपको याद करना है। तो इसी को आपको मॉडिफाई करना है, इसी से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस साइड में जब मैं बीटा वाला देख रही हूँ तो 2 OH ग्रुप है लेफ्ट में, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही OH ग्रुप है लेफ्ट में, ठीक है, सिर्फ एक ही OH ग्रुप है यहाँ पे, और हम जो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन है हमारा 1 2 3 4 5 एंड ये है छठा वाला, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा थर्ड वाला है उसमें सिर्फ OH कहाँ है, लेफ्ट को है, और ये जो लेफ्ट वाला OH होता है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऊपर पे शो होगा इस तरीके से। देखो ऊपर पे थर्ड वाला हमने देखा ना, जो लेफ्ट में मौजूद था, कहाँ गया, ये वाला थर्ड वाला जो लेफ्ट में मौजूद था, सिर्फ वो आपको ऊपर दिख रहा है, बाकी सारे देखो ये सेकंड और फोर्थ नंबर का जो OH है, सेकंड और फोर्थ नंबर का जो OH है देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है। और छठा वाला जो होता है ना वो हम यहाँ पे लिखते हैं CH2OH। ये हमारा ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे इस तरीके से शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है ये वाला देखो, ये ऐसा ही तो बन रहा है एक तरीके से। ये H तो यहाँ पे चला गया तो ये OH बन गया, तो ये ऑक्सीजन तो बचा ना यहाँ पे, है ना, तभी तो हमने ऐसे बनाया ना, ये इस तरीके से देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से हमने तभी तो बनाया है। और ये जो ऑक्सीजन है ये पायरिन के फॉर्म में ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, देखो पायरिन के फॉर्म में, यहाँ पे बीच में है ऑक्सीजन, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी तो है, तो देखो ये वाला, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इन 2 कार्बन के बीच में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा जब हम आएंगे बीटा वाले पे, तो इस पे हमने कहा था देखो 2 OH जो है वो हमारे आ रहे हैं लेफ्ट में, कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड वाला। देख लेते हैं क्या फर्स्ट और थर्ड वाला है कि नहीं है, तो बिल्कुल है ना, देखो फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और थर्ड वाला ये है लेफ्ट को। तो जो भी OH लेफ्ट को आएंगे वो रिंग स्ट्रक्चर में ऊपर पे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, वो ऊपर पे बनेंगे, बन गए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स को लर्न करना है, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं फ्रुक्टोज पे। इसको हम लीव्यूलोज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होता है, यानी कि जो प्लेन है ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको ये लेफ्ट साइड को क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। एंड इसको भी हम सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्रिपेयर करते हैं। ऑलरेडी प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने देख ली है कि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमको इक्वल सोल्यूशन मिलता है, किसका, हमारे ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी, है ना। और ये क्या है, एक कीटोहेक्सोज है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, और कीटोन हमें पता है एंड कार्बन पे तो नहीं होता है ना, कहाँ होता है, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मौजूद होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी ये है हमारा डी फ्रुक्टोज और ये है एल फ्रुक्टोज। एल फ्रुक्टोज में हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड को हमारे मैक्सिमम OH ग्रुप होने चाहिए, और हमने डी वाले में क्या कहा था कि हमारे राइट साइड को मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जरा कैसे समझें, तो यहाँ पे फिलहाल इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इन दोनों को तो हम छोड़ ही देंगे, ये वाले जो एंड वाले हैं इनको हम छोड़ देते हैं, ये जो बीच के हमारे 4 हैं इनमें देखो, तो हमने कहा राइट में होने चाहिए OH ग्रुप मैक्सिमम, यस 2 हैं, बिल्कुल सही।
यहाँ पे देखो इन दोनों को छोड़ दो, तो यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट में है ना 2 OH, तो लेफ्ट में है तो ये L वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना लर्न करने की, इट हैज नो रिलेशनशिप विद कि ये लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या नहीं, पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो L कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लेफ्ट में OH ज्यादा होने चाहिए, और जो D कॉन्फ़िगरेशन है उसमें राइट में OH ज्यादा होने चाहिए। दैट इज इट। आप कोई भी स्ट्रक्चर की बात करो, फ्रुक्टोज का है सेम चीज मैंने आपको कहा बताई, ग्लूकोज में भी। तो डी फ्रुक्टोज में देखो राइट में OH ज्यादा है, डी डेक्स्ट्रो से रिलेट करो, मैं आपको कह रही हूं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम L फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड को OH हमारे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो आपको आई होप ये वाले जो D और L स्ट्रक्चर हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेकेंड वाले कार्बन पे आ रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये जो आपका हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा और किस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हम डी वाला स्ट्रक्चर ही देखेंगे, हम इसको देख ही नहीं रहे हैं, ये तो बस हमारे जानने के लिए है, एल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, डी वाला ही मैक्सिमम नेचर में मौजूद है, हम डी वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। अगेन अगर OH कहाँ है, राइट को है, देखो OH अगर राइट को है तो ये अल्फा होगा, अगर यही OH कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये बीटा वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये वाला ऑक्सीजन बचा ना, तो ये जो 5th कार्बन है और ये जो मेरा 2nd कार्बन है, देखो कौन सा है, 5th कार्बन है, और ये जो हमारा 2nd कार्बन है, इनके बीच में ये O बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। सेम चीज यहाँ पे भी है, देखो ये 2nd वाला है, ये हमारा 5th वाला है, O बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है। अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है, OH कौन से साइड है, अल्फा में राइट में होगा और हमने कहा बीटा में लेफ्ट में होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पायरेनोस स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पे फ्यूरेनोस रिंग स्ट्रक्चर है। क्यों है, क्योंकि इस केस में ये दोनों ही एक तरीके से ना अलग से हम बनाते हैं। अभी जब हमने क्या देखा था, देखो अभी जब हमने ग्लूकोज देखा तो सिर्फ CH2OH अलग से बना है, बाकी जो कार्बन है देखो 1 2 3 4 5 वो इसमें बने हैं, क्योंकि इस रिंग में तो 5 ही कार्बन आ सकते हैं ना, तो वो हमने यहाँ बनाए हुए हैं, सिर्फ एक ही क्या है अलग से हमने लिखा है। पर अब यहाँ पे दोनों को हम अलग से बनाते हैं, ठीक है, कौन से केस में, फ्रुक्टोज के केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही कार्बन आटम है इस रिंग में, देखो 1 2 3 4, और ये भी हमारा एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड दिस इज एरोमेटिक, ये होता है एरोमेटिक। अभी जो पायरेनोस देखा था वो हमारा क्या था, नॉन एरोमेटिक था, बट दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा, फ्यूरेनोस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा डी फ्रुक्टोस, अल्फा डी फ्रुक्टोस जो हमारा लेफ्ट को आएगा, हमने कहा OH, वो हमारा ऊपर दिखेगा, सिर्फ वो हमारा ऊपर दिख रहा है, सिर्फ एक, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमने कहा अगर ये लेफ्ट में होगा तो ये ऊपर साइड को बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है ना लेफ्ट साइड को, बीटा में 1 और 2, ठीक है, तो ये दोनों ही हैं हमारे लेफ्ट साइड को। तो जब इसका हम फ्यूरेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, फ्यूरेन रिंग के फॉर्म में बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 के केस में हमारा OH ऊपर आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। और कार्बन का नंबर भी आप यहाँ पे से देख सकते हो, कार्बन का नंबर कौन कौन सा है, तो जैसे CH2OH तो हमारा अलग से हो गया, CH2OH तो देखो अलग से आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कार्बन है हमारा, तो ये वाले कार्बन पे देखो ये OH कहाँ पे आ रहा है, हमने कहा ये आ रहा है लेफ्ट पे, तो इसीलिए ये कहाँ बनेगा, ये हमने कहा ये ऊपर पे बनेगा, ठीक है।
अब मैं ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी आप लोगों को हो रही होगी जिसने पहले से नहीं पढ़ा है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसको सुनो और एक बार स्ट्रक्चर लिख के जरूर बनाओ, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डायसेकेराइड। तो हमारे जो पहले वाले थे मोनोसेकेराइड वो तो कंप्लीट हो गए हैं, उसमें हमें मेजरली सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब हमें यहाँ पे डायसेकेराइड में भी पढ़ना है एक दो के बारे में ही। तो डायसेकेराइड क्या है हमने देख लिया, जिसमें हमारे दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है आपस में जुड़े हुए होंगे, विच मीन्स जब हम किसी सुक्रोज का क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हमको दो मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, यही हमारे सिलेबस में है, यही हमको पढ़ना है। तो जो सुक्रोज होता है इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, फॉर्मूला इसका C12H22O11 होता है। सेम फॉर्मूला हमारे लैक्टोज और माल्टोज का भी होता है, ठीक है। फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, बट ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था ग्लूकोज और हमारे फ्रुक्टोज में, ठीक है। ओके तो ये नेचर में कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ को रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, तो राइट साइड को करेगा। कब बनता है, जब एक अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करता है, बीटा डी फ्रुक्टोज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्लूकोज में कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा डी, और फ्रुक्टोज में कौन सा वाला है, तो बीटा डी, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का बीटा डी वाला कौन सा था, देखो ये वाला, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों को लेना है, ठीक है जी, समझ में आ गया। ओके तो अब यहाँ पे होती है एक लिंकेज जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। देखो ये है हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया है। अब ये तो हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे होगा क्या कि जो कार्बन 2 है फ्रुक्टोज का और जो कार्बन 1 है किसका, ग्लूकोज का, उनमें लिंकेज होती है, ठीक है। उनमें देखो यहाँ पे लिंकेज आएगी। सो ये लिंकेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, सॉरी एक ही ऑक्सीजन है ये वाला, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया एंड दिस H2O मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा। ये हमारी क्या कहलाती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है। अब इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्रुक्टोज में जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे था ना, और इसी का सेकंड कार्बन, और एल्डिहाइड ग्रुप इसमें कहा था, फर्स्ट कार्बन पे था। लिंकेज इन दोनों के बीच में ही हो गई है, तो लिंकेज इन दोनों के बीच में हो गई तो ना इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ना इसका कीटोन ग्रुप फ्री है। तो यानी कि ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे पाएंगे, फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। इसीलिए इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ये जो हमारा सुक्रोज होता है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। क्या है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है जी। चलिए अब हावर्थ ने जो स्ट्रक्चर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, और ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख भी चुके हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए अब यहाँ पे एक टॉपिक भी आता है इन्वर्ट शुगर का, इसको आखिरकार हम क्या कहते हैं, तो इसमें इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप कर दो, आप यहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर ले लो ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। लो मत एक्चुअली, इसका हाइड्रोलिसिस करो, जो कि हमने अभी देखा भी था स्टार्टिंग में, है ना। कहाँ पे थी रिएक्शन हमने अभी ग्लूकोज के प्रिपरेशन में भी पढ़ी थी, है ना, और फ्रुक्टोज के प्रिपरेशन में भी पढ़ी थी, ये वाली दिस वन। आप कर दो क्या, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया इस सुक्रोज का। अब ये सुक्रोज कैसा होता है, ये सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अभी हमने पढ़ा। हमने कहा हमें इक्विमोलर सोल्यूशन मिल रहा है किसका, हमारे ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, ठीक है। ग्लूकोज कैसा होता है, हमने कहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये जो होता है ये कैसा होता है, फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी। तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा। हमने कहा राइट में अगर रोटेट हो रही है डेक्स्ट्रो है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट में रोटेट हो रही है लीवो के लिए माइनस साइन आता है, ठीक है। तो जो लीवो रोटेशन है फ्रुक्टोज का वो कितना है, -92.4, और जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है ग्लूकोज का वो है प्लस। तो ओवरऑल जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस वैल्यू ऑब्वियसली मुझे ज्यादा में मिलेगी। यानी कि ये जो मुझे मिक्सचर मिल रहा है, जो इक्विमोलर सोल्यूशन मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ये ओवरऑल कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा ना। तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना,
सुक्रोज तो मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पर जैसे इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो जो मुझे सोल्यूशन मिला जिसमें ये दोनों हैं वो लीवो रोटेटरी है, तो इन्वर्जन है, तो इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे इन्वर्ट शुगर भी इसको कहते हैं, किसको, हम सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कह रहे हैं। आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये एंगल्स आप लोगों को लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए फिर है माल्टोस, इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर बस यहाँ पे अलग होता है। तो ये बनता कैसे है, तो ये रिएक्शन भी हम लोगों ने देखी है, यहाँ पे एंजाइम मौजूद होना चाहिए डायस्टेस, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है डायस्टेस, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, यहाँ पे हमको माल्टोस मिल जाता है, ठीक है। और ये भी नेचर में कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, क्यों है, क्योंकि ये ग्लूकोज के ही दोनों मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे जो सुक्रोज है वो हमने कहा किससे मिलके बना है, तो हमने कहा कि भाई वहां पे हमारा ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है, ठीक है। तो ओवरऑल जब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इन्वर्जन हो जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, पहले तो भाई बेचारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बेसिकली उसके रोटेशन में इन्वर्जन हो जा रहा है, पहले तो बेचारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया तो लीवो रोटेटरी वो मिक्सचर हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दो जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दो जो मोल्स मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं, ग्लूकोज के ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, ये ग्लूकोज से ही मिलके बना है, कौन सा, अल्फा डी वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी हमारा अल्फा डी है, ये भी हमारा अल्फा डी है, और यहाँ पे भी क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है, ठीक है। और ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज फ्री, ये वाला तो फ्री है ना, यहाँ पे कार्बन 1 की जब मैं बात कर रही हूं तो यहाँ वाला तो फ्री है ना, यहाँ पे ये जो 1 है कार्बन 1 ये इस वाले के कार्बन 4 से लिंक्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे एक तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ना, तो वो दिखा देगा ना टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। सुक्रोज क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि भाई जो कार्बन 1 है वो कार्बन 2 से बॉन्डेड था, और इसके बेचारे के 2 पे ही क्या था, कीटोन ग्रुप, और इस बेचारे के 1 पे ही क्या था, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं दिखा रहा था, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, नॉन रिड्यूसिंग था, बट दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब आ जाते हैं लैक्टोस में, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये मिल्क में मौजूद होता है ऑफ दी मैमल्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज, ठीक है। जब हम मिल्क से चीज प्रिपेयर करते हैं तभी भी एज बाय प्रोडक्ट हमको ये मिल जाता है, विच इज आर लैक्टोस, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस लैक्टोस का हाइड्रोलिसिस, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो एंजाइम है दैट इज इमल्सिन, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे हमें बीटा नहीं डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोस। अब ये गैलेक्टोस क्या है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ मोनोसेकेराइड ओनली, ठीक है, ये भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड ही है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस आपने करा तो आपको 2 यूनिट्स मिली, बट दोनों ग्लूकोज की नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले में दोनों ग्लूकोज की थी, उससे पहले वाले में एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज के केस में क्या है, एक ग्लूकोज है एक हमारा गैलेक्टोज है, दोनों का बीटा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमको ये लिंकेज देखने को मिल रही है, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्यों, क्योंकि देखो इसका वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है ये तो फ्री है ना, तो यहाँ पे से हमें वो रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट वाली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब जो शुगर्स है हमारे, उनकी स्वीटनेस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो जो सुक्रोज होता है उसको हम एक नंबर असाइन कर देते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो ग्लूकोज लेस स्वीट होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सुक्रोज लिखूं, ठीक है, तो उससे कम कौन है, हमारा ग्लूकोज है, बट जो फ्रुक्टोज होता है वो सुक्रोज से भी क्या होता है, ज्यादा स्वीट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स में, तो हमने ओलिगो में सिर्फ डाई ही पढ़ना था, हमने कंप्लीट कर दिया, मोनोसेकेराइड हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड में, तो ये सारे नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्च देखेंगे, सेल्यूलोज देखेंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन शुगर्स। इसके अलावा टेस्टलेस है, जैसे चावल है तो टेस्टलेस है ना, कुछ टेस्ट तो है नहीं, टेस्टलेस है, एंड दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में ये घुलते नहीं है। ग्लूकोज तो घुल जाता है ना, फ्रुक्टोज भी घुल जाता है, पर ये नहीं घुलते हैं। तो सबसे पहले है स्टार्च, अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला तो देख ही लिया, तो ये क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड है ना, तो बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं उनसे मिलके ये बना हुआ होता है। ये
हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। इसके सोर्स क्या है, तो बहुत सारे जो सीड्स हैं ये इनके सोर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, इन सब में स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है, ये दो से मिलके बना होता है। सो स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, सिर्फ एक नहीं है, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। पहला है अमाइलोस, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। थोड़ा सा रटने का पोर्शन यहाँ पे ज्यादा है। तो जो अमाइलोस है वो 20% मौजूद होता है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80% मौजूद होता है। जो अमाइलोस है ये तो सॉल्यूबल है, बट ये है इनसॉल्यूबल इन वाटर, इसीलिए जब हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो मेरा स्टार्च है वो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्यूबल, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो क्या है, इनसॉल्यूबल है ना पानी में। तो ओवरऑल ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। अब ये जो अमाइलोस है और ये जो अमाइलोपेक्टिन है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो दिस इज अमाइलोस, यहाँ पे हमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये वाला है हमारा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिलती है। इस साइड में देखो ये दो जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे तो हमें अल्फा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही देखने को मिल रही है इसी के तरीके से, ठीक है। जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है, पर यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो गई, और यहाँ जब ये ब्रांचिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये सब क्या है, तो ये बहुत डिटेल में है, जो कि बायो वालों के ही सिलेबस में है, आपको इतना ज्यादा नहीं देखना है। तो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में ये इतने लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स तो नहीं आएंगे, बट इससे पहले वाली जितनी चीजें हैं बेसिक वाली, ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं सेल्यूलोज पे। तो इसका भी फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और मेनली कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, तो हम शेल्टर में, क्लोथिंग वगैरह में, ठीक है, इन चीजों में सेल्यूलोज का ज्यादा यूज होता है, खाने की चीजों में नहीं मौजूद होता है यूजुअली, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वुड, जूट, ठीक है। और ये चीजें हम खाते थोड़ी है ना, ये खाते नहीं है, तो इसीलिए खाने में तो सेल्यूलोज का यूज उतना नहीं हो रहा है। तो हमारी बॉडी को सेल्यूलोज एनर्जी नहीं दे सकता है, क्योंकि जूट खा के हमको एनर्जी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। देन स्ट्रक्चर ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। देखो ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये इसका फोर्थ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे तो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी 5th कार्बन, दिस विल बी 6th। तो अल्फा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। हमें बहुत भूख लग रही है पर हमने खाना नहीं खाया, ऐसा होता है बहुत बारी। कुछ टाइम के बाद हमें भूख ही नहीं लगती है, ऐसा होता है क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड खाना था, स्टोर्ड फूड है, ठीक है, उसका यूज कर लेती है, और वही क्या है, वही है ग्लाइकोजन, ठीक है। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, सो दैट मतलब इमरजेंसी के टाइम वो काम आ जाए, वही होता है हमारा ग्लाइकोजन। सो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। सो इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जैसे प्लांट्स के केस में स्टार्च है तो दैट इज बेसिकली द स्टोर्ड फूड फॉर देम, वैसे ही हमारे लिए जो स्टोर्ड फूड है दैट इज द ग्लाइकोजन, ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन लिवर एंड मसल्स, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एंड ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जब भी हमें बहुत भूख लग रही है पर हमें खाना नहीं मिल रहा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए जब हमें भूख लग रही है तब हमने खाया नहीं, तो कुछ टाइम के बाद हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो यूज अप हो गया है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो गया और ग्लूकोज ने हमारी बॉडी को एनर्जी दे दी, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी इस केस में अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। वेरी मच सिमिलर टू जो अभी हम लोगों ने स्टार्च में देखा था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की, तो आपको पता ही है, मेन तो यही है कि ये हमारे बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट सेल्यूलोस हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलेस नाम का एक एंजाइम नहीं होता है जो कि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करा सके, ठीक है। जो काउस वगैरह है वो डेफिनेटली कर सकती हैं सेल्यूलोस को डाइजेस्ट, पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काउस में सेल्यूलेस मौजूद होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर भी होती है, जैसे कि हमने देखा अभी ग्लाइकोजन, ठीक है, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होती है। देन दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सप्लाइंग कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। इसके अलावा दे फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज। आपको पता है जो सेल्यूलोस प्रेजेंट रहता है हमारे सेल वॉल में भी, तो
सेल्यूलोज है क्या, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन मेकिंग वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो ये बेसिक यूज है इसके और इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं हम प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स क्या है, तो प्रोटीन्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने बचपन में ऐसे इमेजेस देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की जिनकी हड्डियां जो है निकली हुई रहती हैं, अभी भी देखते होगे आप, है ना। तो वो किस वजह से होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ही। तो आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो ये जो हड्डियां दिखने लगती हैं, है ना, हड्डियां फील होने लगती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मसल बिल्डअप अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं प्रोटीन इंटेक करो, जो भी जिम वगैरह जाते हैं प्रोटीन इंटेक बहुत करते हैं, ठीक है, मसल बिल्डअप होता है उससे। तो अगर नहीं लोगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, जो कि बहुत बच्चों में होता है, और इस बीमारी को हम क्वेशियोरकर कहते हैं, ठीक है। क्वेशियोरकर यानी कि बेसिकली माल न्यूट्रिशन है, जिसमें आपकी जो हड्डियां हैं वो दिखने लग जाती हैं एंड आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसी से पता चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोटीन्स। अब केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किससे मिलके बने हैं, तो ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको पेप्टाइड्स मिलते हैं, पेप्टाइड्स का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर इनका देखने वाले हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड है क्या, इसके बारे में मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, है ना। एक हमने एलेनिन तो वहां पे प्रिपेयर करके देखा था। तो अल्फा अमीनो एसिड, तो यानी कि यहाँ पे अमीन ग्रुप भी होता है NH2 वाला, और यहाँ पे एसिड ग्रुप भी होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। दोनों जब मौजूद होते हैं कहाँ पे, अल्फा कार्बन पे, तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, सो एंड सो। जब अल्फा कार्बन पे हैं दोनों मौजूद तो अल्फा, बीटा पे हैं तो उसको बीटा कह देंगे, गामा पोजीशन पे है तो गामा कह देंगे, सो एंड सो, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही हैं, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, ऊपर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा कार्बन है, दिस इज दी अल्फा कार्बन। तो इसी से देखो एमीन ग्रुप भी अटैच है, इसी से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच है, तो ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड है इनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, और एसेंशियल क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पा रही है, हमको बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइसिन और एलेनिन, ठीक है। NH2CH2COOH ये क्या है हमारा, अभी हम देखेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में जल्दी से बताना, ठीक है। तो एक तो हमारा ये है, और दूसरा क्या है हमारा एलेनिन, ठीक है। तो एलेनिन का जब मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना, इधर पे आ जाओ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एलेनिन का, इसमें बस ऊपर पे हमारा मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बस एक्स्ट्रा आएगा, तो कहाँ गई हमारी वाली स्लाइड, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज आवर ग्लाइसिन, और एलेनिन में सिर्फ यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर देगा, हमारा मिथाइल ग्रुप CH3 वाला, ठीक है। तो ये हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल कौन कौन से एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, वैलिन और ग्लाइसिन। वैलिन और ग्लाइसिन ये दो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो विच मीन्स ये हमारी बॉडी तो सिंथेसाइज कर नहीं पा रही है, तो हमको बाहर से लेने पड़ेंगे, इनटेक करना पड़ेगा, खाने के थ्रू ही ऑब्वियसली, है ना। खाना लेंगे तो उन्हीं में हमें प्रोटीन्स वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह ये सारे मिलेंगे। चलो, अब अल्फा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने अमीन ग्रुप, कितने कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं, है ना। तो एसिडिक, जब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप का नंबर है वो ज्यादा होगा तो वो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। बेसिक जब हमारे NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा। न्यूट्रल जब दोनों का नंबर सेम है, जैसे कि इस केस में दोनों का नंबर क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन अल्फा अमीनो एसिड की। सबसे पहले ये ज्विटर आयन बनाते हैं, डायपोलर आयन बनाते हैं, और ये मैंने आपको अमीन्स वाले चैप्टर में भी अभी पढ़ाया था, है ना, जहाँ पे हम सल्फेनिलिक एसिड देख रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेसिकली ज्विटर आयन, डायपोलर आयन का मतलब ही ये है कि यहाँ पे क्या होता है, देखो ये H+ है, ये H+ यहाँ चला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसके साथ आके अटैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये है ज्विटर आयन, देखो COO-, क्योंकि H+ यहाँ से चला गया और H+ इसके पास आ गया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ज्विटर आयन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। क्यों है एम्फोटेरिक, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा,
तो एसिड के साथ भी कर सकते हैं, बेस के साथ भी कर सकते हैं ना, OH माइनस। तो भाई यहाँ पे से ये जो H प्लस है ये इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल कैसा आ जाएगा, जो NH2 ग्रुप ऑलरेडी था वही मेरे को वापस से मिल जाएगा, है ना। तो ये एम्फोटेरिक है, एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, बेसिक में भी, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी। मैंने कहा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे COOH आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये केटायन बना रहा है ना, ये केटायन के रूप में ये तो मुझे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे केटायन है। अब केटायन कहाँ जाता है, कैथोड में, ठीक है। अब उसके बाद मान लो इसकी रिएक्शन मैंने करा दी होती किसी बेस के साथ, तो बेस के साथ मैंने कहा यहाँ पे से H प्लस निकलेगा और ये पानी का मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा उस केस में, NH2, और यहाँ पे COO माइनस एज इट इज रहेगा। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एज एन एनायन बिहेव कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो यहीं पे से हमारा एक पॉइंट आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। हमने कहा एसिडिक मीडियम में तो ये कैटायन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैथोड की तरफ जा रहा है। बेसिक मीडियम में मैंने कहा बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, ये एनायन की तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरफ जाएगा। अगर जो हमारा हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ठीक है, उसका एक सर्टेन pH पे क्या हो, ना हमारा एनायन एनोड पे जा रहा है, ना हमारा कैटायन जो है कैथोड पे जा रहा है, तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कह देते हैं, ऐसी pH वैल्यू पे, ऐसी pH वैल्यू को ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। सो एसिडिक मीडियम में देखो ये कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो हमने कहा कैथोड की तरफ जा रहा है, और बेसिक मीडियम में ये एनायन की तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये एनोड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा pH जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए ये ना ही कैथोड की तरफ जा रहा है ना ही ये जा रहा है एनोड की तरफ, यानी कि कैसा pH, न्यूट्रल, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कह देंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे आप कोई सा भी अल्फा अमीनो एसिड ले लो वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी कि वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर लेफ्ट या फिर राइट को रोटेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पेप्टाइड्स पे। तो हमने क्या कहा था, ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ये जब जुड़ेंगे तो बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड्स बहुत सारे जुड़ेंगे तो हमने कहा बनेंगे हमारे प्रोटीन्स, यही तो हमने कहा था। तो पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना CONH वाला, कहीं ना कहीं आपने एमाइड में देखा था ना, एसिड एमाइड में, है ना, ये हम पढ़ रहे थे, तो ये ही हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो देखो हमारे पास एक तो ये है ग्लाइसिन, ये है एलिनिन। एन टर्मिनल ग्लाइसिन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो NH2 वाला पोर्शन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, टर्मिनल पे है, एंड पे है, फ्री है। और यहाँ पे इसको मैं C टर्मिनल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है दिस इज फ्री, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कोने पे है बेसिकली। तो यहाँ पे से क्या होगा, देखो जब हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे मिलेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये H2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, देखो CONH बॉन्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पहले हमने ग्लाइसिन लिया है, सेकंड हमने एलिनिन लिया है, तो इसको हम ग्लाइएला बॉन्ड कहते हैं। पहले आप ले लो एलिनिन, अब यहाँ पे इसको मैं N टर्मिनल एलिनिन कह दूंगी क्योंकि ये खाली है, यहाँ पे इसको मैं C टर्मिनल क्या कह दूंगी, ग्लाइसिन, C टर्मिनल ग्लाइसिन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C वाला फ्री है ना, अगेन पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ भी CONH बॉन्ड मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी मुझे पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और इसको हम कह देंगे एला ग्लाई, क्योंकि एलिनिन पहले लिया है, ग्लाइसिन बाद में लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये पेप्टाइड है क्या, जब भी हमारे दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अल्फा अमीनो एसिड के जुड़ रहे हैं, एक पानी का मॉलिक्यूल लूज कर रहे हैं, एंड इन दोनों में लिंकेज हो जा रही है CONH वाली, ये वाली जो लिंकेज है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं, या फिर पेप्टाइड लिंकेज इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। In any peptide there is a free amino group at one end, जिसको हम N टर्मिनल कहते हैं, फ्री है, अभी हमने देखा, और एक हमारे पास फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हमने कह दिया कि उसको हम C टर्मिनल कह देंगे, ठीक है। और ये N टर्मिनल वाले को हम पहले लिखते हैं और C वाले को हम बाद में लिखते हैं, यहाँ भी N टर्मिनल वाला जो है पहले मौजूद होगा और C टर्मिनल वाला हमेशा बाद में मौजूद होगा, ठीक है। फर्दर इन पेप्टाइड का भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ओलिगो का क्या मतलब था, अभी जैसे पढ़ा था ना, सेम यहाँ पे है। तो जब हमारे पास 2 से 9 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तो उसको हम ओलिगोपेप्टाइड कह देंगे। अगर 10 से 50 होंगे तो पॉलीपेप्टाइड, अगर 50 से भी ज्यादा होंगे ना, तो जब ये पेप्टाइड्स हमारे जुड़ रहे हैं तो उसको हम प्रोटीन कह देते हैं, ठीक है।
तो देखो पेप्टाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हमने कहा जब हम पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं तो उसी में पॉलीपेप्टाइड आ रहा है। ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें 10 से 50 अमीनो एसिड होने चाहिए, अगर 50 से भी ज्यादा हो गया तो फिर वो प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पे। इसका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हम देखने वाले हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो हमारे पास फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये लीनियर मॉलिक्यूल से बनते हैं। देखो ये है हमारा फाइब्रस प्रोटीन, ये है ग्लोब्यूलर। लीनियर है ना, देखो इस तरीके का, ऐसे ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। तो लीनियर मॉलिक्यूल से जो हमारा प्रोटीन बनता है जो कि फाइबर्स बनाते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये कॉइल शेप में फोल्ड होते हैं। यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से कॉइल शेप में क्या हो रखे हैं, इस तरीके से ये फोल्ड हो रखे हैं। ये वाला देखो इस तरीके से फोल्ड हो रखे हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं एंड ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जबकि यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर होती है। ठीक है, उसके बाद ये इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड ले लो आप, बेसिस ले लो, सॉल्ट्स, एंड पानी में भी ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, मेनली जो फाइब्रस प्रोटीन्स है, सो दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द एनिमल टिश्यूज। ठीक है, जैसे कि केराटिन है, आपने सुना भी होगा बालों के लिए, केराटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हमारे पास मायोसिन, इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ह्यूमन, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, पता है ना, हीमोग्लोबिन इज सो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। सिमिलरली इंसुलिन, तो ये लाइफ साइकिल को मेंटेन कर रहा है और ये क्या है, मेनली जो एनिमल टिश्यूज का मटेरियल है वो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो सबसे पहला होता है सिंपल प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन जिनका जब आप क्या कर दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वो सिर्फ आपको अमीनो एसिड दे, तो वो तो सिंपल से प्रोटीन है। पर दूसरा है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो जब हमारे जो ये सिंपल प्रोटीन है ना, ये कंबाइन हो जाते हैं एक नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं या प्रोस्थेटिक पार्ट भी कहते हैं, उसको हमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह देंगे बस, है ना। तो अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, फिर है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, फिर है क्रोमोप्रोटीन। तो देखो हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, तो यहाँ पे हमारा अल्फा अमीनो एसिड तो है ही, इसके साथ हमने न्यूक्लिक एसिड ले रखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जो प्रोस्थेटिक पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, तो उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कह देंगे, जैसे कि हमारा न्यूक्लिन। ठीक है, फिर है ग्लाइको, तो ग्लाइकोजन कहाँ आ रहा था, हमारे कार्बोहाइड्रेट में ना, तो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा माइसिन। थर्ड है क्रोमो, तो यहाँ पे हमारा एक पिगमेंट होता है, जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, तो इसमें ये भी है तो प्रोटीन ही है, तो ये भी प्रोटीन ही, पर इसमें प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है जिसको हम प्रोस्थेटिक पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। फिर तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड प्रोटीन की, तो ये सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से डिराइव किए जाते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन कह देते हैं। ठीक है, जब हम क्या कर दें, इनका हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, या तो किसी एसिड के साथ या एंजाइम के साथ इनका हाइड्रोलिसिस करा दें, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें ये डिराइव्ड प्रोटीन मिलते हैं। और ये जो डिराइव्ड प्रोटीन है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, तो क्या होता है, ये सिंपलर चीजों में टूटते हैं। हमने क्लास 10th में भी देखा था कि ये टूट रहे हैं हमारे पेप्टाइड्स में, प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स में। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये डिराइव्ड प्रोटीन है। ठीक है, कि बेसिकली वो टूट रहे हैं, उनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है या फिर आपको डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो तब हमें डिराइव्ड प्रोटीन मिलेंगे। अब आ जाते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये क्या होता है, सो इट इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की उसका लॉस हो रहा है, उसको हम सिंपली डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा अलग अलग है। सबसे पहला और सबसे सिंपल है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी, फिर होता है क्वाटरनरी। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। Each amino acid is linked to next amino acid through peptide bond। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर।
सबसे पहला है हमारा प्राइमरी, फिर है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी तो सिंपल है, देखो लीनियर है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल जो हमारा हमने कहा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा इस तरीके से इसमें मौजूद होगा। फिर हमारा सेकेंडरी है, तो यहाँ पे जैसे बाल अगर आपने स्ट्रेट करे हैं तो वो हमारा प्राइमरी सिंपल। फिर आप कर्लर यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर और ज्यादा यहाँ पे है तो यहाँ पे ये हमारा टर्शरी हो गया। फिर और कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स का अगर यहाँ पे झुंड होगा तो उसको हम क्वार्टरनरी कह देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा। ये है हमारे सिंपल से अमीनो एसिड, यहाँ पे बेसिक हमारा CONH बॉन्ड है जो कि हमने कहा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फर्दर देखो जो हमने अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा ना, उसमें हमने कहा उसमें यहाँ पे एक तो बीटा प्लीटेड शीट होती है, ठीक है। इस तरीके से देखो ये शीट है, या फिर यही हमने कहा जैसे बाल हम कर्ल कर रहे हैं तो ये 2 तरीके का हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे एक है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, दूसरा है हमारा बीटा प्लीटेड शीट। फिर यहाँ पे देखो जब हम टर्शरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जा रही है और यहाँ पे साइड चेन इंटरैक्शन है। यहाँ पे देखो जब हम बीटा शीट की बात कर रहे हैं और ये है अल्फा वाला, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड, ये क्या है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, अभी हमने देखा। यहाँ पे देखो किस तरीके से है, ये इनके बीच में CONH, यहाँ पे देखो इनके बीच में CONH, सब जगह आपको पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, पर वो किस तरीके से हो रखा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको अल्फा हेलिक्स मिलेगा या फिर बीटा शीट मिलेगी, ठीक है। देन ये है हमारा क्वार्टरनरी वाला। इनके स्ट्रक्चर जो है ये आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, बस एक जो प्राइमरी वाला है वो आपको देखना है। तो अब हम डिनैट्यूरेशन की बात कर रहे थे, तो जब भी कोई प्रोटीन को हम उसका या तो टेम्परेचर हम चेंज कर दे, ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर या फिर पीएच या फिर केमिकल चेंज हम कोई भी करें, तो उस केस में जो प्रोटीन्स होते हैं दे लूज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसी प्रोसेस को डिनैट्यूरेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, पीएच या कोई भी केमिकल चेंज आप करा रहे हो उसको हम डिनैट्यूरेशन कह देते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है डिनैट्यूरेशन में, पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी तो एनीवे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, प्राइमरी तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे तो हमारा स्ट्रेट के फॉर्म में है ना, यहाँ पे नॉर्मल सिंपल जो हमारा CONH बॉन्ड है डायरेक्टली हो रहा है। जब हम सेकेंडरी में आ रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि भाई अलग अलग तरीके से हो रहा है ना, यहाँ पे अलग मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें चेंजेस आएंगे, पर जो हमारा प्राइमरी वाला है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द डिनैट्यूरेशन ऑफ प्रोटीन, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज प्राइमरी वाला, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एंजाइम में। तो एंजाइम क्या होते हैं, अभी हमने देखा डायस्टेस है, माल्टेस है, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स हैं क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इन जनरल कैटलिस्ट तो हमने पढ़े हैं, है ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। सिमिलरली जो भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, या कोई हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है, इन जनरल भी तो हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, हम करवाते भी हैं लैब वगैरह में। तो अगर हम एंजाइम का यूज करेंगे तो ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। और एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, तो इसके लिए हम लॉक-इन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में था ये सब, अब आपका डिलीटेड है तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये समझना है कि ये जो एंजाइम है इट इज नॉट नेसेसरी कि हर रिएक्शन में ये एज एन एंजाइम एक्ट कर लेगा, यानी कि हर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है ना, तो वो उसी ताले में फिट करेगी, हर ताले में फिट नहीं करेगी। सिमिलरली ये जो हमारा एंजाइम है ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही कैटलाइज करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर रिएक्शन को जाके कैटलाइज कर दे, ठीक है। ओके, तो जो हमारे बायो कैटलिस्ट हैं जो कि हमारे लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं उनके रेट को बढ़ा रहे हैं, इनको हम एंजाइम कह देते हैं। एंड ये जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ही होते हैं। दीज हैव हाई मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली, ठीक है। जो एंजाइम्स हमारे बॉडी बनाती है उनको हम एंडो एंजाइम कहते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं उनको हम एक्सो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और हमारा क्लासिफिकेशन आता है, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे सिंपल एंजाइम है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। जैसे कि हमारा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो ये सिंपल एंजाइम है। फिर है होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम में क्या है, अगेन प्रोटीन के साथ एक दूसरा क्या आ जाएगा, हमने कहा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाएगा, यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप आ जाएगा, तो उसको हम होलो एंजाइम कह देंगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल प्रोटीन वाला पार्ट है इसको यहाँ पे हम एपो एंजाइम कह दे रहे हैं, इसके साथ आ जा रहा है को एंजाइम, यानी कि नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, तो बन जा रहा है हमारा होलो एंजाइम।
इसी को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं, जैसे अभी हम इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह रहे थे। सेम चीज है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है, ठीक है। एंड दिस इज हाईली कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे सबसे पहली बात तो दे आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया। एंड ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, यानी कि कुछ ही रिएक्शंस को ये कैटलाइज करेंगे, जरूरी नहीं है हर एक को ये कैटलाइज कर ले, ठीक है। एंड कुछ ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर की कंडीशंस भी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि हर टेम्परेचर पे, हर पीएच की कंडीशन पे वर्क करें, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जैसे कि 25 से 40 डिग्री में ही ये बेस्ट वर्क करते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम होगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। पीएच भी जो हमारा न्यूट्रल रेंज होती है हमारे बॉडी की, उसी न्यूट्रल पीएच रेंज में ये भी वर्क करते हैं। एंड दीज आर हाईली एफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देन एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, एंड हमारे पास कोएंजाइम्स हैं जिनको हम प्रमोटर्स भी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करें, जो कि डिक्रीज करे द एक्टिविटी ऑफ एनी एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या करना चाह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, जो उसको अच्छे से काम ना करने दे, है ना, जो उसका काम में बाधा बनाए, वो है एंजाइम इनहिबिटर, इनहिबिट कर रहा है वो। दूसरा है कोएंजाइम, जो कि इसको साथ दे रहा है, इसकी मदद कर रहा है ना, प्रमोटर इसको हम कहते हैं, यानी कि इट इज बेसिकली हेल्पिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उनको हम कहते हैं कोएंजाइम्स, ठीक है। चलो, अब एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहला है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो ये इस वाले एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा है एल्बिनिज्म, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी स्किन काफी वाइट होती है। एक तो विटलिगो होता है, दैट इज अ बिट डिफरेंट। एल्बिनिज्म में क्या होता है, मेजरली हमारे पास आईज भी पिंक हो जाती हैं, एंड इवन आपने आईब्रोज वगैरह देखी होंगी तो वो भी वाइट होती है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऐसे लोगों को। सो वो एल्बिनिज्म होता है, ठीक है, विच मीन्स जब आपके पास ट्रायोसिनेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको एल्बिनिज्म होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, व्हाइट स्किन, व्हाइट हेयर, पिंक आईज, ठीक है, इवन जो आईब्रोज होती हैं वो भी व्हाइट हो जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे विटामिन में। तो पहले से विटामिन को विटामिन कहा जाता था, ठीक है, वो विटामिन की गोली वाला गाना है ना, तो इसको विटामिन क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये दो वर्ड से बनता है, वाइटल और एमीन। तो जो विटामिन है ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए काफी वाइटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पहले से माना जाता था कि जिनमें एमाइन है, एमीन ग्रुप है, मतलब वो ही हमारे विटामिन है, बट अगेन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर विटामिन में NH2 ग्रुप मौजूद ही हो, ठीक है। तो क्या है फिर विटामिन, ऐसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। विटामिन कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, इसीलिए हमें खाने से ही विटामिन लेने होते हैं, तभी कहते हैं ना ये सारी चीजें खाओ, इसमें ये वाला विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, है ना, इसीलिए विटामिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, और नेम और इनके फंक्शन कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होंगी, ये सब आपके 1-1 मार्क के MCQ में आता है। तो सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे आ जाते हैं, B1, B2, B6, B12, सो एंड सो, ठीक है। और विटामिन सी, तो ये वाटर सॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल यानी कि पानी में तो नहीं घुल रहे हैं, पर ये फैट्स में घुलते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास A, D, E के, ये सारे हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को हम रेटिनल भी कहते हैं, इनके जनरल नेम भी आपको याद रखने हैं, इनके सोर्स भी, और इनकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होगा ये भी। तो मिल्क में, रेड कैरेट में, एग में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एक तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ये गलत स्पेलिंग लिख दी ना, ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, एंड आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12। B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। फिर है इसको पेरिडॉक्सिन कहते हैं, इसको साइनोकोबैलामिन कहते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, मेजरली मिल्क या एग से ही ये वाले विटामिन बी हमें मिलते हैं। B1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकता है, विच इज दी पैरालिसिस ऑफ दी लेग्स, इसके वजह से ग्रोथ आपकी रुक सकती है। एंड B6 और B12 दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया आपको हो सकता है, ठीक है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में, यानी खट्टे फ्रूट्स में ये मेजरली पाया जाता है, लेमन है, ऑरेंज है हमारे पास, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। आंवला है,
आंवला बहुत खट्टा होता है ना, उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी वजह से स्कर्वी हो सकती है, ठीक है, जो गम्स ब्लीड करने लगते हैं, ठीक है, दांत वात टूटने लगते हैं, सो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से मेजरली वो होता है, ठीक है। देन है विटामिन डी, तो आपको पता है विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, है ना। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, विच इज द बेंडिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है। एंड इसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। मीट, एग या फिर जो भी हमारी नॉन वेजिटेरियन चीज है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। इवन एक्सपोजर टू सन से भी मिलता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, पर जब हम सन में बैठते हैं तो हमारी स्किन सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन डी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विटामिन ई। सो टोकोफेरॉल कहते हैं इसको, विटामिन ई को, एंड दिस इज मेनली लाइक इसकी डिफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी होती है इन द मेल्स, एंड जो एम्ब्रियोज हैं उनकी डेथ होने लगती है इन द फीमेल्स, ठीक है। मेनली मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है अगर विटामिन ई की डिफिशिएंसी है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोइंग स्किन, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि इसमें विटामिन ई है, इसमें ये वाला विटामिन है, ये है, वो है, सो एंड सो, ठीक है। फिर है विटामिन के, इसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। एंड ग्रीन वेजिटेबल से मेजरली हमको विटामिन के मिलता है। एंड विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। और ब्लड क्लॉटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो तो ब्लड तो बहता ही जाए, रुके ही ना, सारा ब्लड हमारे बॉडी से चले जाए। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है विटामिन एच, या इसी को हम विटामिन B7 भी कहते हैं कई बार, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोटिन, ठीक है। आप लोगों ने हेयर वगैरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बायोटिन देखा भी होगा। तो यीस्ट एंड लिवर में मेजरली मौजूद होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो हेयर लॉस होने लगता है। तभी मैं कह रही हूँ जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं या बहुत अच्छे अच्छे शैम्पूज होते हैं उनमें आप कभी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना, तो उनमें बायोटिन डेफिनेटली मौजूद होता है, ठीक है। देन मेजरली हेयर का ही है। एंड इंसोम्निया भी इससे हो सकता है, नींद नहीं आती। इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आना, ठीक है। चलिए, तो हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। विटामिन ए, सी ये सब नहीं हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लिक एसिड आखिरकार क्या होता है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग सेल्स में मौजूद होते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको आगे ऑफ स्प्रिंग्स में अगर हमको ट्रांसफर करना है ना, जो भी नया बच्चा जो है बन रहा है, आपको पता है डीएनए पहले बन रहा है, फिर हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसमें मेन रोल किसका है, न्यूक्लिक एसिड्स का ही तो है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी न्यूक्लिक एसिड ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, तो 3 चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, फिर होता है हमारा पेंटोस शुगर, तीसरा है फोस्फोरिक एसिड, ये फोस्फेट के फॉर्म में मेजरली मौजूद होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 प्रकार के होते हैं। इतनी सारी थ्योरी है ना यहाँ पे, मुझे पता है तुम लोग परेशान हो रहे हो, पर 3-3, 4-4 बारी इसको लिखो, लर्न करो, हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप के हैं, एक है प्यूरीन, दूसरा है पिरिमिडीन। तो प्यूरीन कौन से हैं, पिरिमिडीन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो प्यूरीन बेस हैं वो है हमारे एडेनिन एंड गुआनिन, और जो पिरिमिडीन है वो होते हैं हमारे थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। फिर हमने कहा दूसरा क्या है, पेंटोस शुगर। तो ये भी 2 टाइप के हैं, बीटा डी राइबोस एंड बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो ये डीएनए में होता है, वो आरएनए में होता है, अभी देखेंगे डीएनए आरएनए भी। तो इसके अलावा हमने कहा फोस्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है एज फोस्फेट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, न्यूक्लिक एसिड का, वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो, शुगर बेस फोस्फेट, शुगर बेस फोस्फेट। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा एक न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। एंड यू नो कि दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें ये पॉलीमर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखो N हमने क्यों लिखा है, N का मतलब यही है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे आर बीइंग अटैच्ड, तब जाके एक न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा 2, डीएनए आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारा डीएनए है उसमें अभी हमने देखा था कि जो शुगर होता है वो कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया D2 डीऑक्सी राइबोस, और यहाँ पे कौन सा होता है, डी राइबोस होता है, ठीक है। देन यहाँ पे बेसिस कौन से हैं, तो जो हमारे प्यूरीन बेस हैं वो तो सेम है, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी एडेनिन एंड गुआनिन, पर जो हमारे पिरिमिडीन बेस हैं वो अलग होते हैं। कौन कौन से हैं, इसमें साइटोसिन एंड थायमिन है, और इसमें कौन सा है, साइटोसिन के साथ इसमें यूरेसिल मौजूद होता है, ठीक है। डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। देन
ये रेप्लिकेट कर सकता है खुद को डीएनए, तभी तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके फॉर्मेशन में ये यूज हो रहा है, पर ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, ये इसी से बनता है, ये जो आरएनए है डीएनए से ही बन रहा है, ठीक है। तो आरएनए का मेन काम अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करना टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, इसका कम होता है, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है काफी लंबा होता है, दिस इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। चलो अब दो और टर्म आते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि सिर्फ बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि सिर्फ जब आप बेस और शुगर की ही बात कर रहे हो, सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, तब उसको आप कह दोगे क्या, तब आप उसको न्यूक्लियोसाइड कह दोगे। न्यूक्लियोटाइड कह दोगे तो यानी कि यहाँ पे फोस्फेट भी आ जाएगा, टी से याद कर लो, तो यहाँ पे फोस्फेट भी आ जाएगा, तभी इसको हम न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। तो एग्जाम्पल देखो, एडेनोसिन कैसे बना, बेस कौन सा है एडेनिन, इसके साथ शुगर कौन सा है राइबोस, तो इसका नाम क्या हो गया एडेनोसिन, ठीक है। फिर जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो आ गया एडेनिलिक एसिड, यानी कि इस एडेनोसिन के साथ क्या आ गया हमारा फोस्फोरिक एसिड भी आ गया, है ना, यानी कि तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है, जो आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए हमारा तीन टाइप का हो सकता है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है एंड राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। मेजरली ये सब चीजें बायो में है, तो बायो वालों को तो ज्यादा समझ में आएगी, बट जो मैथ्स वाले हैं उनको भी यार लर्न तो करना है क्योंकि चैप्टर सिलेबस में तो है, ठीक है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोगों को पता है कि हर एक इंसान का जो डीएनए है वो अलग होता है, क्यों, क्योंकि जो सीक्वेंस है बेसिस का वो हर एक इंसान में अलग अलग है, जिसकी वजह से उनका जो डीएनए है दैट इज डिफरेंट। अगर जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं उसमें इंसान का अगर लाइक फेस विजिबल नहीं है, कोई बर्थ मार्क वगैरह नहीं है, कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का मेथड नहीं है, है ना, तो डीएनए का हम यूज करते हैं। तो जैसे मदर फादर के साथ मैच करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये ही इंसान वो था कि नहीं था, है ना। तो ये सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, और हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, एंड ऑल दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डीएनए, क्योंकि डीएनए में जो हमारा सीक्वेंस है बेसिस का दैट इज डिफरेंट, अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए हर इंसान का डीएनए भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम हमारे हॉर्मोन्स में, और हॉर्मोन्स आखिरी टॉपिक है। हॉर्मोन्स आपको पता है हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सेक्रीट करती है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रीट होते हैं, हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने इंसुलिन के बारे में सुना है, कौन सेक्रीट करता है, पैनक्रियास, ये सब हमने क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ा था, है ना। तो पैनक्रियास इंसुलिन को सेक्रीट करता है, एंड ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है ना। देन थायरॉक्सिन, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड, एंड ये हेल्प करता है ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो थायराइड हो जाता है, ये सभी लोगों ने सुना है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, क्लास 10th में आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, ठीक है। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी हॉर्मोन्स हैं, है ना, एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी हॉर्मोन्स है बहुत सारे, बट फिलहाल आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बेसिक आइडिया बस आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का ये होता है खत्म। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।